चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक हमारी 12th आईएससी की जंग का एक और बहुत मजेदार, बहुत आसान, बहुत समझो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लेकिन इजी टॉपिक होने वाला है। यहां से फुल में फुल मार्क्स निकालने हैं। एग्जाम में अगर 6 मार्क्स का आएगा तो 6 में 6 चाहिए, क्योंकि यही यही चैप्टर जैसे है ना जो इजी है, स्कोरिंग है, एग्जाम में आते हैं तो नंबर निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, तो अब वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपके बुक का चैप्टर 13 और चैप्टर है मनी। कुछ भी नहीं है चैप्टर, है ना, मनी यानी पैसा। वो गाना नहीं है अक्षय कुमार का, तू पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है। तो समझ लो बस तुमको भी पैसे पे क्यों मरना है। ठीक, कोई मरना तो हमको है ही नहीं चैप्टर के पीछे। ठीक, टेंशन तो लेनी ही नहीं, टेंशन ले लेके बिल्कुल खत्म कर ले खुद को। इतना इजी चैप्टर है वो, आपकी टेंशन आपकी सब कुछ दूर करने मैं आपका दोस्त, आपका जिगरी आ चुका हूं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। हमारा चैप्टर है मनी। ठीक, देख लो, मनी स्टार्ट करने से पहले तुम देखोगे मनी मतलब ये पैसा आने से पहले जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था उसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ये हमारे कोर्स में नहीं है ना, ये कोर्स से डिलीटेड पार्ट है, लेकिन मालूम होना चाहिए बार्टर सिस्टम में क्या होता था। बार्टर सिस्टम में तुम मेरे को भाई वीट दो, मैं तुमको उसके बदले में कुछ और दूंगा। ठीक, वो कुछ और कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने वीट देख के मिल्क ले लिया। ठीक, तो तुम देख लो ये पर्सन के पास राइस है, वो राइस के बदले में मुर्गी चाहता है या काऊ चाहता है, तो उसने राइस देख के उससे क्या ले लिया, राइस देके उसने उससे क्या ले लिया, अब उसकी मुर्गी ले ली, चिकन बना के खाना चाह रहा है। ठीक ठीक, अब उसके पास काऊ थी तो काऊ देके वो एप्पल लेना चाह रहा है कि भाई तुम मेरी काऊ ले लो, तुम मिल्क पीना, तुम मेरे को एप्पल दे दो। ये कैसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। इसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे एक कमी मैं बता देता हूं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक, मालूम जी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास काऊ है, मेरे पास गाय है, तो दूसरा इंसान मेरे को ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको गाय चाहिए और जो मेरे को एप्पल देने को तैयार हो। उसके पास एप्पल होना चाहिए और एप्पल देने को तैयार हो। और 1 किलो एप्पल के बदले में मैं उसको एक काऊ कैसे दे सकता हूं, या 5 किलो एप्पल के बदले में उसको एक काऊ कैसे दे सकता हूं? वो काऊ तो हर दिन दूध देगी, है ना, और शायद 5-10 साल तक देती रहे। ठीक, तो अब मैं काऊ के बदले में एप्पल का कैसे वो करूं? तो डबल कोइंसिडेंस। वैसे दो इंसान ढूंढे जिसको एक के पास एप्पल पड़ा हो और एक के पास काऊ पड़ा हो, है ना, काऊ पड़ी हो, है ना, वो दोनों आपस में कैसे ट्रेड पाए, दोनों के साथ वो कोइंसिडेंस वाली बात होना बहुत जरूरी है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हुआ और मनी आया। ठीक है, तो तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट method of trade used long before money existed. It is a system where goods and services are directly exchanged for other goods and services without using money. ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए बार्टर सिस्टम होता क्या है। ठीक, अब पैसा क्या होता है? वो पैसा क्या करती है, पैसे पे क्यों मरती है? तो पैसे पे मरती है वो पैसा है क्या, कैसे कमाएंगे कि वो मेरी हो सके, है ना, या वो आपकी हो सके। वो पैसा है क्या, वो पैसा चीज क्या है जिसपे वो मरती है ना, और कैसे वो कमा के उसको अपना बना सकते हैं, वो पैसा ही हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो क्या है पैसा? तो एनीथिंग which is commonly used and accepted as medium of exchange or a standard of value। ठीक, ऐसी कोई भी चीज जो 3 फंक्शन परफॉर्म करे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे। मतलब मैं उस चीज को ले जाऊं और कोई भी उसको लेके मेरे को कोई भी सामान देने को तैयार हो जाए तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे, है ना। मेजर ऑफ वैल्यू बन जाए, है ना। जैसे मेरे को अगर ये मेरा फोन खरीदना है, मेरा ये फोन खरीदना है, तो इस फोन को खरीदने की कोई वैल्यू होगी ना, तो उस वैल्यू को मेजर कर सके, है ना, मेजर ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट कर सके, तो मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक, और उस चीज को स्टोर किया जा सके, स्टोर ऑफ वैल्यू।
है ना, वो खराब ना हो, रखे रखे वो खराब ना हो जाए। तो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब अगर वो मेरे वॉलेट में है ना, अगर वो मेरे वॉलेट में रखी रहे तो वॉलेट में रखने से वो खराब ना हो, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करे, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करे। बार्टर सिस्टम में यही तीन चीजें नहीं हो पा रही थी भाई। वो गुड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो काम कर जा रहा था, लेकिन उसमें भी तुमको डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत थी। वैल्यू डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि मैं एक गाय दे के तुमसे 1 किलो एप्पल कैसे ले सकता हूँ। गाय तो भाई रोज दूध देगी तो 1 किलो एप्पल क्या होगा, है ना, 1 किलो एप्पल तो बहुत कम है। तो मेजर में वैल्यू नहीं थी। और गाय कितने दिन भाई, थोड़े दिन बाद वो मर जाएगी, है, या जो एप्पल है वो थोड़े दिन बाद सड़ जाएंगे, तो स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का कब, तो ये तीन दिक्कतें जो बार्टर सिस्टम में थी, जो इसको दूर कर दिया वो चीज मनी बन गई। तो मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर डेफिनेशन नहीं रट सकते हो बुक की तो ये तीन शब्द रट लो। मनी इज एनीथिंग दैट एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value and can be stored या and can act as a store of value। ठीक है, ठीक है, याद हो गया मनी क्या होता है। अब अब कितने तरीके के मनी होते हैं, तो सबसे पहले मनी होता है कॉइन और पेपर करेंसी के फॉर्म में, है ना। कॉइन जो हम लोग जो वॉलेट में रखा जाता है वो कॉइन और पेपर करेंसी। और एक पैसा आजकल आने लगा है, ये गूगल पे, फोन के अंदर ही मेरा पैसा है। जाओ तुरंत स्कैन करो, मैंने आपको स्कैन किया, कैमरा स्कैन किया, तुरंत पैसा आपके पास चला गया। भाई सब लोग क्यूआर खोलो, सबके क्यूआर पे पैसा डाल देता हूँ, चलो सब लोग क्यूआर खोलो, सबके क्यूआर पैसा डाल देता हूँ। ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का पैसा है। तो ये क्या है, ये डिपॉजिट मनी है। जो पैसा मैंने बैंक में रखा है और बैंक से जब चाहूं एक स्कैन करके, है ना, एक बार बैंक को इंस्ट्रक्शन देके, है ना, एक बार चेक इशू करके वो पैसा मैं ले सकता हूं बैंक से। वो कैसा मनी है, डिपॉजिट मनी है, ठीक। तो सबसे पहला कॉइन एंड पेपर करेंसी, दूसरा डिपॉजिट मनी। कॉइन्स में सबसे पहले जो कॉइन्स हैं उनको हम लोग यहां पे कहते हैं टोकन मनी, टोकन मनी, ठीक है। ये वो पैसा होता है जिसकी जिसकी जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है इंट्रेंसिक वैल्यू से, उसके इंट्रेंसिक वैल्यू। जैसे तुमने 5 रुपए का सिक्का देखा है, 5 रुपए का सिक्का देखा है, और 5 रुपए का सिक्का जब देख रहे होगे तो ये जो 5 रुपए का सिक्का है इसको बनाने में मुश्किल से 1 रुपए या 2 रुपए खर्च हुए होंगे, ठीक। लेकिन इसकी कीमत कितने की है, 5 रुपए की है, ठीक। तो इसकी फेस वैल्यू मतलब जो इस पे पैसा लिखा है उससे बहुत ज्यादा है। या 100 रुपए का नोट देख लो, 100 रुपए का नोट होते कागज का है, मुश्किल से उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 1 रुपए या 1.5 रुपए या 1 रुपए 90 पैसे ऐसी कुछ आई होगी, ठीक है, आरबीआई को। लेकिन उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए कीमत है। कहीं भी जाओगे 100 रुपए तक का सामान ले सकते हो, है ना। तो वो कैसी वैल्यू होगी, वो टोकन मनी हो गया। टोकन मनी, टोकन मनी मतलब ऐसा मनी जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। इस टोकन मनी का एक और नाम होता है, मेरे को कमेंट में बताइएगा वो नाम क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मेरे को कमेंट में टोकन मनी का क्या एक और नाम होता है। सीयूईटी के हिसाब से एक क्वेश्चन बन सकता है टोकन मनी का दूसरा नाम, या आपके एमसीक्यू के हिसाब से बन सकता है, आप बताएंगे, ठीक। फिर पेपर करेंसी, ये तो टोकन मनी हो गया, मतलब जो कॉइन्स होते हैं। फिर पेपर करेंसी, पेपर करेंसी दो तरह की होती है, एक कन्वर्टेबल और एक इनकन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो पेपर करेंसी होती है जिसको तुम लेके जाते हो और वो कन्वर्ट हो सके गोल्ड में, वो कन्वर्ट हो सके गोल्ड में, ठीक। और इनकन्वर्टेबल वो होती है जो गोल्ड में कन्वर्ट ना हो सके, उसको हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं। इनकन्वर्टेबल का दूसरा नाम क्या होता है, फिएट मनी, फिएट मनी। fiat money also known as inconvertible money and issued by government as legal tender also called fiat money। जैसे हमारा 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, ठीक, ये क्या है, लीगल टेंडर है, ये क्या है, फिएट मनी है, ठीक है। कन्वर्टेबल मनी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, ये गोल्ड में फुल्ली कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर आरबीआई ने 100 रुपए का नोट इशू किया है और उसके बदले में 100 रुपए का गोल्ड भी अपने पास रिजर्व के तौर पे रखा है, तो उसकी फुल्ली बैकिंग है गोल्ड की, ठीक। तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल मनी हो गया, ठीक। लेकिन हमारी जो आरबीआई है वो मिनिमम सपोर्ट सिस्टम वाला सिस्टम यूज करती है, वहां पे 200 करोड़ तक का रिजर्व रखती है और उसके बदले में वो कितने भी नोट इशू कर सकती है ना, वो उसके पास पावर है जितनी उसको जरूरत हो, ठीक। तो ये क्या हो गया, इनकन्वर्टेबल मनी हो गया, यहाँ पे फुल्ली बैकिंग गोल्ड की नहीं है।
लेकिन वो पैसा एज ए लीगल टेंडर है, चलेगा। जैसे पुराने 500 रुपए के नोट है ना, एक टाइम तक था कि जब डिमोनेटाइजेशन है, इस टाइम तक अगर आप ले आते हो तो हम आपको उसके बदले में नया नोट दे देंगे, उतने अमाउंट तक का पैसा लौटा देंगे, इसके बाद आओगे तो नहीं लौटाएंगे। तो वो क्या बन गया उस टाइम बाद, इनकन्वर्टेबल बन गया। ठीक है, वो लीगल टेंडर नहीं बचा। तो इनकन्वर्टेबल मनी इशूड बाय गवर्नमेंट एज लीगल टेंडर, ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी। इनकन्वर्टेबल का दूसरा नाम क्या होता है? फिएट मनी होता है। ये मैंने बता दिया। टोकन मनी का नाम आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, टोकन मनी का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, टोकन मनी कौन सा मनी होता है? ऐसा पैसा जिसकी फेस वैल्यू कम होती है, या जिसकी फेस वैल्यू कम कहते हैं, जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक, वो टोकन मनी हो गया। फिर डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ए चेक कैन बी डॉन। यहाँ पे चेक के अलावा, ये थोड़ी पुरानी डेफिनेशन है, चेक के अलावा यूपीआई सिस्टम और भी एनी अदर सिस्टम जहां पे नॉर्मली मनी ट्रांसफर हो सके, वो कैसा मनी हो गया? डिपॉजिट मनी हो गया। अब लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर अभी मैंने पढ़ा ना, इनकन्वर्टेबल मनी में, इनकन्वर्टेबल मनी या फिएट मनी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट इशू करे और एक्ट कर सके एज लीगल टेंडर। सर लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर मतलब वो पैसा जो लीगली बैकिंग हो, जिसके ऊपर हमारे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर हो, है ना, जिसपे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर हो, वो लीगल टेंडर मनी हो गया। ठीक है, हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम? ये भी जरा प्रेजेंट का मेरे को कमेंट में बताएं। इस टाइम हमारे प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है? कमेंट में मेरे को बताएं। ठीक, फिर अब ये जो लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर मतलब लीगल बैकिंग बाय आरबीआई। ठीक, फिर लीगल टेंडर दो तरीके से हो सकता है, लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखो लिमिटेड लीगल टेंडर के आगे मैंने साइन भी बना रखा है 25 पैसे का। ठीक है, तुमको मालूम होगा कि जैसे टीवी में एक न्यूज आई थी कि एक इंसान है, उसके पापा ने अपनी बेटी को मतलब एक एक रुपए जोड़ के उनको 1 लाख की स्कूटी दिलाई थी। मैं थोड़े दिन पहले ये न्यूज पढ़ी थी। सोचो पापा कितना सैक्रिफाइस करते कि एक एक दो रुपए जोड़ के उन्होंने मतलब इतनी मेहनत करी, है ना। शायद वो कॉबलर वॉबलर थे, जूते वूते सिलते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को एक एक दो रुपए जोड़ के बच्ची को स्कूटी दिलाई, एक्टिवा की, है ना। तो वो सोचिए पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो समझो बस आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है, आपको अपने पापा मम्मी के लिए। ठीक है, वो मेहनत ही है, आज की ही पढ़ाई है कि उनको बस वो खुशी देनी है। ठीक है, तो वो एक एक रुपए दो रुपए भाई कोई मना नहीं कर सकता है। कोई 1 लाख रुपए के मैं एक एक रुपए के सिक्के लेके जाऊंगा, कोई मना नहीं कर सकता है। वो क्या हो गया? अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो गया। ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता कि मेरे को चिल्लर मत दो। ठीक, लेकिन ये जो 25 पैसे के कॉइन, ये 10 पैसे के कॉइन, ये 50 पैसे के कॉइन होते थे ना, ये लिमिटेड लीगल टेंडर हुआ करते थे कि तुम इसमें 1000 रुपए से ज्यादा, 1000 रुपए से ज्यादा, 1000 रुपए शायद लिमिट सेट करी थी, एग्जैक्ट लिमिट मेरे को भी नहीं याद है, शायद 1000 रुपए लिमिट थी। 1000 रुपए ज्यादा तुम 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों में पेमेंट नहीं कर सकते। ये लिमिटेड लीगल टेंडर था। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है। तुम 1 रुपए के 1 लाख सिक्के लेके जाओगे, कोई मना कर दे, तुरंत उसको तुरंत 100 नंबर मिलाना, पुलिस बुलाना, कहना है मेरा पैसा लेने मना कर रहा है। वो कैसा है? वो एक लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। कोई नहीं मना कर सकता कि मैं 10-10 रुपए के नोट में 1 लाख रुपए नहीं लूंगा। जो लेने से मना कर देना, तुरंत 100 नंबर फोन मिलाना। ठीक, क्यों है भाई? हमने पढ़ा है कि वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ठीक है, ठीक है, तो एक लिमिटेड लीगल टेंडर हो गया, एक अनलिमिटेड। फोटो देख के याद आएगा लिमिटेड लीगल टेंडर के लिए। एग्जांपल में क्या लिखो? 25 पैसे कॉइंस, 5 पैसे कॉइंस, 10 पैसे कॉइंस, जो भी 1 आना 2 आना, जो मम्मी पापा बताते थे हम 1 आने में इतना नदी पार करके जाते थे और पढ़ के आते थे, तुम लोग तो साले आज नहीं पढ़ते हो, है ना। तो वो वाले जो मम्मी पापा के जमाने वाले कॉइन्स है ना, वो क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, अब ये जो पैसा है, वो जो पैसा है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो पैसा मोस्टली 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक और 2 या 3 करता है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या फंक्शन है? ठीक, वही जो मैंने बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। पैसा, कोई भी चीज बाय या सेल करनी है उसमें मदद करेगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम को रिमूव करता है, बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज को। ठीक, मेजर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है, किसी भी चीज की कीमत सेट करना बहुत आसान है पैसे के टर्म्स में। तो एक्सप्रेसेस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेक कंपैरिजन इजी। ठीक है, मेक
कंपैरिजन इज मेजर्स ऑफ वैल्यू हो गया, ठीक। फिर सेकेंडरी फंक्शन में पैसे को स्टोर बहुत आसान है। मैं नॉर्मल से इतना इतना आसान है कि मैं इसको अपने नॉर्मल से छोटे से वॉलेट में रखूंगा और उठा के इस वॉलेट को जेब में रख लूंगा, कोई बता नहीं सकता मेरे पास कितना पैसा है। कोई बता सकता है? इस वॉलेट को देख के बता सकते मेरे पास कितना पैसा है इस टाइम, है ना? कोई बता सके तो जरा कमेंट में बता दो, मेरे इस वॉलेट को देख लीजिए भाई कितना पैसा है मेरे पास इस वॉलेट में, ठीक। तो ये क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, बहुत इजीली स्टोर करने में बहुत इजी है, ठीक है। वेल्थ कैन बी सेव्ड इन मनी फॉर्म। सेकेंडरी फंक्शंस है स्टोर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में क्या कहता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब भाई फ्यूचर में जो पेमेंट करने हो, है ना, लंबे टाइम बाद, कि मेरे को किसी को 10 साल बाद 1 लाख लौटाना है। जैसे किसी बच्चे ने मेरे को खुश हो गए, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मेरे अकाउंट में किसी बच्चे ने 1 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है, पापा के अकाउंट से 1 लाख रुपए डाल दिया, बोला रखे रहिए सर, है ना, अभी आप यूज करिए, 10 साल बाद मेरे को 1 लाख रुपए लौटा दीजिएगा, है ना, 10 साल बाद इसमें से अपनी फीस काट के मेरे को बच्चों के पैसे लौटा दीजिएगा। तो ये क्या है? मेरे को फ्यूचर पेमेंट करने के लिए, या फिर तुमने अकाउंट में पढ़ा होगा एडवर्टीजमेंट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट बड़ा खर्चा है ना। हमने अपनी गॉड्स कोचिंग का ऐड करने के लिए आलिया भट्ट को बुला लिया। आलिया भट्ट से बोला आइए एक क्लास आप लीजिए बच्चों की इकोनॉमिक्स की। तो आलिया भट्ट आएगी, बोलेगी मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स का, उसके 1 करोड़ लूंगी। यस सर। तो अब यस सर के जेब में तो 1 करोड़ है नहीं भाई, 1 करोड़ क्या कुछ भी नहीं है यस सर के पास, खाली हाथ हूं एकदम, ठीक। बस आप लोग का साथ है मेरे पास पैसे से बढ़ के मेरे बच्चे हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ी वेल्थ है मेरी। तो 1 करोड़ तो नहीं है। अब आलिया भट्ट ये सुन के सेंटी तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल चश्मा उतारेगी और रोने लगेगा, अरे यस सर कैसी बात कर दी, मैं आपके लिए फ्री पढ़ाऊंगी। वो तो भाई बिल्कुल समझो कहेगी सर मैं नहीं मानने वाली आपकी ये सब बातें, है ना। वो बिल्कुल आप मेरी सेंटी बातों नहीं है, मेरे को 1 करोड़ रुपए दीजिए, तो मैं तुरंत जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार 1 करोड़ का बैंक लोन कर दीजिए, मैं आपको ये पैसा छोटे छोटे उसमें देता रहूंगा, ठीक है। तो ये मैं लंबे समय के लिए जो पेमेंट करना चाह रहा हूं, ठीक है, बड़े खर्चे को मीट करने के लिए छोटी छोटी पेमेंट्स कर रहा हूं, तो डिफर्ड पेमेंट्स होगी, है ना। स्टैंडर्ड यूज फॉर फ्यूचर पेमेंट लाइक लोन, रेंट, सैलरी। आलिया भट्ट को जो 1 करोड़ देने पड़ेंगे वो तो आज मांगेगी, वो कहेगी मेरे को इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो मैंने लोन ले लिया, उसकी जो पेमेंट कर रहा हूँ हर साल ईएमआई के तौर पे, वो क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हो गया, ठीक। फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मनी हेल्प ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम वन पर्सन प्लेस टू अनदर। भाई पैसे को ट्रांसफर करना बहुत आसान है। मेरे पास भाई मेरा ये जो वॉलेट है आज यहाँ पड़ा, आज मेरे हाथ में, कल शायद आप में से ही ये किसी को यहाँ टेबल में मैं रख दे रहा हूँ, किसी को यहाँ पड़ा मिल जाए, उठा के वो चलता बने, है ना, उठा के चलता बने, और इसमें जो पैसे हैं वो बोल देगा मेरा है, मैं साबित नहीं कर सकता हूँ, इजिली ट्रांसफरेबल है ना। कोई आज मेरे पास जो 200 रुपए का नोट है मैं कल उठा के किसी को दे दूं, ठीक, इजिली ट्रांसफरेबल है, कोई लीगल वर्क नहीं चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत इजी है। तो 3 सेकेंडरी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक। फिर कंटिंजेंट, इसको ओकेजनल फंक्शन भी कहते हैं, ठीक। भाई उधार देने के लिए बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधार देने के लिए भी बहुत अच्छा है। सरप्लस प्रॉफिट इनकम कैलकुलेट करनी है, उसका भी मेजर प्रोवाइड करता है ना, मेजर फॉर सरप्लस। नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, गरीब के पास कितना पैसा है, अमीर के पास कितना पैसा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम की बहुत इजी करता है ना। फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, किसको कितना पैसा मिल के सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे कोई मेरे को 10,000 रुपए दे दे, बोले सर सेटिस्फाई हो, नहीं भाई छोटी मोटी सोच है ही नहीं मेरी, 40, 50, 100 करोड़ तो कम से कम चाहिए। अंबानी नहीं बनना है मेरे को, ना मेरे को चवन्नी अठन्नी चाहिए, बीच का इंसान बनना है ना। हमारे बहुत सर आते हैं, वो यही बात कहते हैं, तो उनकी बात मैं बहुत मानता हूँ। बहुत अमीर नहीं बनना है, बहुत गरीब नहीं बनना है, हाँ इतना जरूर बनना है कि जो चाहिए बस खरीद ले, ठीक। तो 40-50 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। 40-50 करोड़ रुपए तो बैंक खाते में पड़े ही हो सर, इतनी तो सोच है ही है ना। और इतना तो चाहिए, मरते टाइम 40-50 करोड़ रुपए अगर बैंक खाते में नहीं है तो बेकार है।
है ना, उतना तो कमाना है, उसलिए आए हैं और उसने मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। 40-50 करोड़ वो रुपए वो मैं कैसे कमा सकता हूँ आपके साथ से, और आप कैसे कमा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, बस आपको मेरे साथ साथ देना है। आज आपके लिए उसके लिए क्या करना है, आज आपको जो पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़े, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई बहुत करता है लोगों को। लोग बोलते हैं ना पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। किसी गरीब इंसान को पूछो, दिन भर दुखी रहेगा, पैसा 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 नहीं, खाना कैसे बनाए, पैसा नहीं। भाई पैसा होगा ना तो खुशी है ना। पैसा होगा, आज भाई किसी कैफे में जाएंगे, बैठ के मस्त हुक्का लगवाएंगे, बैठ के मस्त भाई बोतल मंगवाएंगे, बैठ के, वो बोतल पानी की बोतल की बात हो रही है ना, बैठ के मस्त बोतल मंगवाएंगे, बैठ के मस्त पनीर टिक्का चिकन टिक्का है ना मंगवाएंगे, खाएंगे, वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। मम्मी पापा को पूरी वर्ल्ड ट्रिप पे भेजेंगे, उनकी खुशी से, वो सेटिस्फैक्शन है। वो सेटिस्फैक्शन पैसा ही देता है। जो बोलते हैं पैसा सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, मैं नहीं मानता, है ना, मैं नहीं मानता, ठीक है ना, आपको मानना चाहिए, है ना। वो बूढ़े लोग मानते 50-60 साल के बाद के, है ना, हमारे गौर सर माने या हमारे और कोई पुराने जमाने वाले लोग माने, वो हो सकता है, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, हमको तो एक ही चीज सेटिस्फाई करती है, वो क्या है, पैसा, ठीक। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो ये हो गया 4 कंटीजेंट फंक्शन। दो हम लोग ने पढ़े प्राइमरी फंक्शन क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, तुरंत याद कर लो मेरे साथ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये 3 हो गए सेकेंडरी फंक्शन। कंटिजेंट में क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट, मेजर ऑफ सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही एग्जाम में आंसर लिख के आना, और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि मनी क्या होता है एंड डिफाइन फंक्शंस ऑफ मनी। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आता है, अरे समझ लो, आता है, मतलब आने वाला नहीं, आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में ऐसे ही नहीं बस उठाए 9 पॉइंटर लिखा है, 8 पॉइंटर लिखा है, मतलब उसको कैटेगराइज नहीं किया। 6 नंबर क्वेश्चन है, शायद नंबर दे भी दे टीचर दया में 4 या 5 नंबर, लेकिन फुल नहीं देगा। 6 में 6 चाहिए, तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है ना। अभी तो हम लोग पढ़े पैसा क्या है, पैसे के फंक्शंस क्या हैं। अब ये पैसा आएगा कैसे, उसकी सप्लाई कैसे होगी। सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी। कोई बोले सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देख लो, फिर से एक एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट मिल गया। सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दो तरह कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक एक फ्लो। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब इसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे, ठीक। तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देखो ये डेफिनेशन में, इट रिफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी, कीवर्ड है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। इट रिफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मींस ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसा स्टॉक ऑफ मनी जो पब्लिक के पास हेल्ड हो, है ना, जो पब्लिक के पास हो, हेल्ड हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मींस ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत बच्चे सोचते होंगे सर इधर क्या देखते रहते हैं, तो बच्चा लोग इधर मेरी स्क्रीन है, देखता रहता हूँ कहीं रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई है, कहीं कोई कमेंट तो नहीं आया है, तो बस वही इधर देखता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कोई किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हैं इधर हमारी ये स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है ना, मैं ला नहीं सकता हूँ, ये देखिए मेरा कैमरा है, ठीक है, स्क्रीन है हमारी, ठीक, ठीक। तो सप्लाई ऑफ मनी क्लियर हो गया। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये मनी सप्लाई में, जब भी तुम मनी सप्लाई कर रहे होगे तो मनी सप्लाई में यही कंपोनेंट्स होते हैं जो पीछे पड़े, कॉइन्स, पेपर करेंसी और डिपॉजिट मनी, यही सब मनी सप्लाई बनता है। जो जो पैसा तुम जेब में रखे हो, जिससे मनी की सप्लाई हो रही है, जो आरबीआई ने इशू किया, वो किस फॉर्म में हो, कॉइन में, पेपर करेंसी में, और कोई पैसा बैंक के पास होगा तो डिपॉजिट मनी, ये 3 होता है। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करके तुम मनी सप्लाई मेजर कर सकते हो। उसके लिए टोटल 4 एग्रीगेट दिए गए, M1, M2, M3, M4, इसको मॉनिटरी एग्रीगेट कहते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है कि कितने मॉनिटरी एग्रीगेट्स इंडिया में चल रहे हैं, तो 4 मॉनिटरी एग्रीगेट्स हैं, M1, M2, M3, M4। अब सबको देखो मेजर कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात आती है M0 की। M0 एक मॉनिटरी एग्रीगेट है, M0 एक मॉनिटरी एग्रीगेट है
है ना, मॉनिटरी एग्रीगेट है जिसका दूसरा नाम क्या है, रिजर्व मनी। एग्जाम में एमसीक्यू आता है, रिजर्व मनी, M0 इज आल्सो नोन एज रिजर्व मनी। तो ये वो पैसा जो रिजर्व के फॉर्म में रखा गया, जो करेंसी विद पब्लिक है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। ये जो बैंकर, देख लो वर्ड देख लो, बैंकर्स, बैंकर्स मतलब जो कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट रखती है ना, जो भी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो ही वाला, वो जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट रखती है सीआरआर एसएलआर के फॉर्म में जो डिपॉजिट रखती है, ठीक है, तो वो बैंकर डिपॉजिट आरबीआई, और जो अदर डिपॉजिट आरबीआई पास है। M0 के रिजर्व, नाम ही है रिजर्व, तो रिजर्व में कौन कौन सा पैसा है, वो जो करेंसी पब्लिक की, बैंकर्स मतलब जो कमर्शियल बैंक ने जो पैसा रखा है डिपॉजिट के फॉर्म में, और अदर डिपॉजिट्स, है ना, जो आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास जो भी पैसा है, ठीक, चाहे वो उसने करेंसी इशू करी हो तो करेंसी विद पब्लिक, बैंकर्स यानी कमर्शियल बैंक ने जो रिजर्व के तौर पे पैसा रखा हो, ठीक, तो कम बैंकर्स डिपॉजिट और भी कोई डिपॉजिट हो वो सब आ जाएगा M0 में, ठीक। फिर M1, M1 सबसे नैरो डेफिनेशन है, M1 सबसे नैरो डेफिनेशन, नैरो मनी, इसलिए इसको कहते हैं नैरो मनी। M1 नैरो मनी, M0 रिजर्व मनी, M1 को नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वही पैसा आता है जो तुम कैश में रखे हो, है ना, जो लिक्विड एसेट में हो। तो देखो इसमें क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक, इसको C कहते हैं। फिर डिमांड डिपॉजिट, ऐसा पैसा जो तुरंत बैंक से मांग सको, मतलब वो पैसा जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हो जिससे यूपीआई चल रहा हो, है ना, जो डिमांड डिपॉजिट्स। और कोई भी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक। तो क्या क्या आता है M1 का, अगर तुमको शॉर्ट में फॉर्मूला लिखना है तो M1 क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक। फिर M2 आते हैं, M2 में पोस्ट ऑफिस जुड़ जाता है। जब भी M2 याद करोगे तो पोस्ट ऑफिस, पुराने जमाने में लोग कमर्शियल बैंक कम जाते थे, लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा ज्यादा रखते थे। जैसे मम्मी पापा से पूछोगे तो बोलते थे पोस्ट ऑफिस में पैसे, मेरे मम्मी पापा बताते हैं पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते थे, वो डबल हो जाता था, है ना, 5 साल 10 साल के लिए जमा करते थे, डबल हो जाता था। तो लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा बहुत रखते थे, ठीक। तो M2 क्या होता है, वो सारा पैसा जो तुमने M1 में रखा है प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो तुम पैसा पोस्ट ऑफिस में सेव कर रहे हो वो, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स किसमें आता है, M2 में आता है। और M3 में क्या आता है, M3 में आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में मम्मी पापा क्या करते हैं, ज्यादा पैसा हो गया तुरंत FD बनवा दो, बेटी की शादी करनी है तो बेटी की शादी के लिए FD बनवा दो, है ना, बेटे को पढ़ाई करवानी है, 10 साल बाद उसको फॉरेन भेजना है तो FD बनवा दो, है ना, ये 10 साल बाद उसको तुड़वाएंगे, बच्चे को फॉरेन भेजेंगे, तो FD क्या है, सारा पैसा M1 का प्लस टाइम डिपॉजिट, टाइम FD नहीं, फिक्स डिपॉजिट लिखता है, टाइम डिपॉजिट, वो पैसा जो एक टाइम के सर्टेन टाइम के लिए डिपॉजिट किया गया है, तो टाइम डिपॉजिट विद, ठीक। तो M3 में क्या गया, सारे टाइम डिपॉजिट। देखो M1 सबसे नैरो में वो पैसा जो लिक्विड एसेट में रखा है, तुरंत मिल जाए, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M2 में पुराने जमाने में लोग पोस्ट ऑफिस में रखते थे, तो याद कैसे रखना है, M2 होगा M1 वाला जो पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस वाला पैसा सेविंग खाते का, और M3 क्या होगा, आज की डेट करंट वाला, लोग पैसा कहां रखते हैं, टाइम डिपॉजिट FD में। ये भी थोड़ा पुराना हो गया है ना, आज की डेट में, लेकिन थोड़े वो 5-10 साल पुरानी बातें बता रहा हूं, है ना, मम्मी पापा वाली। तो M3 क्या हो गया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। ये समझो आपके दादा बाबा वाला जमाना है, दादा बाबा लोग, है ना, आपके पैसा पोस्ट ऑफिस रखते थे। ये मम्मी पापा का जमाना है, मम्मी पापा आज भी बोलो कहां पैसा रखा है तो वो बोलेंगे कि उनकी FD में पैसा ज्यादा लगा है, ठीक, तो टाइम डिपॉजिट, है ना। और M3 सबसे ब्रॉड मनी, है ना, सबसे लेटेस्ट ब्रॉड मनी। इसमें क्या आता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये देखो यही वाला है M3, सबसे लेटेस्ट यही है आज के हिसाब से। लेकिन कोई अगर पूछे सर आज भी क्या M3 यूज होता है, नहीं, आज लिक्विडिटी, इनको हम लोग मॉनिटरी एग्रीगेट्स कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरी एग्रीगेट्स। ये जो है ना M0, M1, M2, M3, ये मॉनिटरी एग्रीगेट्स कहलाते हैं। M0 रिजर्व मनी, M1 नैरो मनी, M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, इसमें M1 और टाइम डिपॉजिट आता है। क्या सर आज की डेट में भी ये चलते हैं, नहीं सर, नहीं, मेरा कहना है नहीं, आज की डेट में कोई भी मॉनिटरी एग्रीगेट आरबीआई फॉलो नहीं करता है। अब जो फॉलो किया जाता है उनको लिक्विडिटी एग्रीगेट कहते हैं, L1 L2 L3। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या PG कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, तो आप वहां पे पढ़ेंगे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का। अभी मैं ज्यादा नॉलेज एकदम नहीं देना चाह रहा हूं, अभी हमारा मेन मोटिव है बोर्ड निकालना, तो बोर्ड के लिए इतना जरूरी है बस, ठीक।
क्या M0 क्या होता है? रिजर्व मनी। कैसे बनता है? करेंसी विद पब्लिक, बैंकर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M1 क्या होता है? नैरो मनी। कैसे बनता है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M3 क्या होता है? ब्रॉड मनी होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M2 कैसे बनता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इजी, बहुत मजा आया, समझ में आया, इजी है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, भूलो नहीं। वो मतलब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी मेहनत मेरे लिए भी कर दो यार, बटन दबा के। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मनी चैप्टर तो समझो यही तक था, मेन मनी का पार्ट यहाँ पे हो गया। एक वर्ड और दे रखा है, इन्फ्लेशन। बहुत सारे लोग इसका मतलब जानते भी होंगे, अभी हम लोग लगभग 12 चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो बहुत बार इन्फ्लेशन वर्ड सुना है। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई अगर डिफाइन करे, कोई बोले डिफाइन करो, तो इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द मनी, है ना? वो बिल्कुल चतुर वाली डेफिनेशन सुना दी ना, वो चतुर, 3 इडियट्स में चतुर से बोलता ना, खड़ा हो जाता था, पहले आमिर खान सुनाता था रैंचो डेफिनेशन, सिंपल में चेन अप चेन डाउन करके मशीन की। सिंपल शब्दों में नहीं चाहिए, टीचर को क्या चाहिए? बिल्कुल चतुर वाली। तो कैसे बोलेंगे? इन्फ्लेशन इट इज द परसिस्टेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द मनी। इट इज द परसिस्टेंट, it is the inflation means the persistent rise in the price level of the goods and services. क्या है inflation? Inflation is the persistent increase in the price level of goods and services. Inflation is the persistent increase in the persistent increase in the price levels of goods and services. बिल्कुल, फिर तो बोलो inflation is the persistent increase in the increase in the price levels of goods and services. याद हो गया? याद हो गया? inflation क्या है? Inflation means persistent rise in the प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। महंगाई आ गई, सामान महंगा हो गया, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, सामान महंगा कैसे होता है? सामान महंगा कब होगा भाई? इन्फ्लेशन कब आएगा? इन्फ्लेशन कब आएगा? इन्फ्लेशन तब आएगा जब लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी, है ना? इनकम ज्यादा होगी। जैसे जैसे अभी मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे को यहाँ मिलते हैं 10,000 रुपए। हाँ, सच्चाई मत मानना, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 10,000 रुपए मानो मिलते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 10,000 रुपए मिल रहा है मेरे को। 10,000 रुपीज मिले, ये 10,000 रुपए से जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो भाई थोड़ी थी, लेकिन कल मेरे को यहाँ से मिलने लगे 1,00,000 रुपए, तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा। ज्यादा डिमांड करूंगा तो भाई प्रेशर डिमांड पे ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा डिमांड पे, डिमांड प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिक क्या होने लगेंगे? महंगे होने लगेंगे। जैसे जैसे पहले पहले 100 करोड़ की जनसंख्या थी, 100 करोड़ की जनसंख्या थी, तो जो ग्रोसरी आती थी वो 500 की आती थी। अब जनसंख्या हो गई है 140 करोड़ की, तो 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या हो गई है, तो भाई डिमांड भी तो बढ़ गई, 40 करोड़ से डिमांड बढ़ गई, सामान भी महंगा होगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो सामान भी उस डिमांड का महंगा होगा। जब भाई इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे क्या होगा? उससे प्रेशर पड़ेगा डिमांड पे, डिमांड पे प्रेशर पड़ेगा, प्राइस भी ऊपर जाएंगे, प्राइस भी ऊपर जाएंगे। रटना नहीं है। इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है? इनकम बढ़ी तो लोगों की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़े, प्राइसेस बढ़े तो इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। तो इन्फ्लेशन क्या है? परसिस्टेंट इंक्रीज इन दी प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ओके, इन्फ्लेशन हो गया। अब कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है तो मैं बता देता हूँ, 2 तरह का इन्फ्लेशन होता है। एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। जो अभी मैंने बताया कि भाई इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ा, प्राइसेस बढ़े तो इन्फ्लेशन आ गया। ये कैसा इन्फ्लेशन है? डिमांड पुल, जहां पे डिमांड के बढ़ने की वजह से, ठीक, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो डिमांड पुश इन्फ्लेशन। पर कॉस्ट पुश कैसा होता है? जैसे पहले ये आईफोन था, इसके जो पार्ट्स थे वो इंडिया में मिल जाते थे बहुत आराम से, है ना? अब इसके जो पार्ट्स हैं इंडिया में अभी भी मिल रहा है, लेकिन इस इंडिया में इसके पार्ट्स का जो दाम है वो महंगा हो गया, है ना? पार्ट्स का दाम महंगा हो गया तो कॉस्ट बढ़ गई। जब जब पार्ट्स महंगे हो गए तो इसको बनाना महंगा हो गया, या इसको जो जो लेबर इसको बनाती थी उसने वो स्ट्राइक पे चली, बोली हम इतने सस्ते में आईफोन नहीं बनाएंगे। ठीक, तो अब वो लेबर बोल रही मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी वेजेस बढ़ाओ, तो वेजेस बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो कॉस्ट के बढ़ने से जो सामान का दाम बढ़े और उससे जो महंगाई आए वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई। तो 2 तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक डिमांड पुल, है ना, और एक कॉस्ट पुश। ठीक, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस। ठीक है, ठीक है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, समझ में आया? ठीक, अब चैप्टर खत्म। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है
तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका थैंक यू। आप मेरे साथ वीडियो में इतनी देर बने रहे, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, नहीं लाइक किया तब भी थैंक यू। बस ये है कि पढ़ लीजिए, टाइम कम है, एग्जाम पास में है, हर दिन जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल लगे रहें और कर लीजिए, है ना। कल के इंतजार मत रहिए या स्कूल के इंतजार मत रहिए, स्कूल खत्म करेगा तब करेंगे, है ना, वो नहीं है। आप चले समय से पहले, हम कर लेंगे। हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, हमें जल्दी से जल्दी रिवीजन करना स्टार्ट करना है, हमें जल्दी जल्दी सैंपल पेपर लगाने, हमें जल्दी जल्दी आईसीएससी के पेपर्स लगाने जो आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये टारगेट बना लीजिए, और टारगेट खुद के लिए मत बनाइए, मैं फिर बोलता हूँ, टारगेट अपने मम्मी पापा के लिए बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए। उनको उनको इन रिटर्न को देना, उन्होंने जो मेरी आज तक इतनी फीस भरी है, उन्होंने मेरे लिए जो आज तक इतना किया है, अब उनको दिखाना है मेरे को, उनको पे बैक करना है। और ये पे बैक करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सबसे पहला मौका आपको मिला है, 12th में अच्छे परसेंटेज लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ। अच्छा कॉलेज आपको अच्छा पर्सनालिटी ग्रोथ देगा, आपको अच्छी मतलब आपकी सोच अच्छी करेगा। जब सोच अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। वो लेकिन होगा कहां से, ये स्टेप पहला ही है, सीढ़ी वो स्टेयर्स का पहला स्टेप है कि आपको अच्छे स्टेयर्स के पहले स्टेप में बिल्कुल अच्छे से खड़ा होना है। और वो अच्छे से खड़ा होने का मतलब है अच्छी परसेंटेज लाना। मेरे लिए अच्छी परसेंटेज बिल्कुल मैटर नहीं करती कि हम 98 99% आए। हाँ, आपका आप जो भी कॉलेज एक टारगेट कर रहे हैं उसका कट ऑफ देखिए, है ना, उसका सीयूईटी का स्कोर देखिए और उस हिसाब से पढ़ना चालू करिए। ठीक, और उस स्कोर को मीट करिए, टारगेट बड़ा रखिए। अगर आपकी कॉलेज का टारगेट 92% है तो आप ट्राई करो कि हमको 96 लाने हैं, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हम हमेशा उस कट ऑफ से 5-10% ऊपर ही जाएंगे, हम जस्ट लाइन वाले नहीं हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा टॉप नाम होना चाहिए, है ना, और टॉप नाम होगा तो जरूर से जरूर मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मैं आपको जरूर मतलब वो बहुत खुशी देगा, है ना। लेकिन बस उसके लिए करना क्या है, लगे रहना है। बाकी कोई दिक्कत होती है आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, यस सर आपके साथ बैठे हैं, है ना, एक कॉल दूर है। ठीक, और कॉल करने के लिए मेरे पास नंबर क्या है, 8090955353। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे साथ पेड बैच में एनरोल्ड है कि नहीं है, आप नहीं भी पेड बैच में एनरोल्ड होंगे ना तब भी मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, है ना। कोई नहीं है, मैं YouTube पे खुले शब्दों में बोल रहा हूं, आप चाहे पेड बैच के हैं या पेड बैच के नहीं है, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप सीयूईटी टारगेट कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉलेज का मतलब लेवल का एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आपको कोई भी तरह की दिक्कत है, यस सर खड़े हैं आपके साथ। आपको बस करना है क्या, इस नंबर पे कॉल करना है, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइड की तरह मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको पेड क्लासेस चाहिए तो पेड क्लासेस भी हैं, आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए तो पर्सनल अटेंशन में भी मैं खड़ा हूं। बस करना है, मम्मी पापा को प्राउड करके दिखाना है। ठीक है, ये जंग सिर्फ आपकी नहीं है, जंग मेरी भी है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।